हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे वायु प्रदूषण को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर आप नियंत्रित करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो या कोई भी चीज़ हो, तो सबसे पहले आपको उस समाज में रहने वाले लोगों को उसके लिए नियंत्रित करना होगा, समझाना होगा उन्हें, ठीक है, उन्हें जागृत करना होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि इन सारी चीज़ों को लेके समाज में एक जागरूकता फैलानी चाहिए। अगर लोग अवेयर होंगे तो वो अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को कम कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा क्या होता है कि जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं उनकी समय समय पर मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए और समय समय पर नियम बनते रहने चाहिए और उन नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ईंधन जो हमारे गाड़ियाँ चल रही हैं, मोटर बाइक्स चल रही हैं, उनके जो डीजल से होता है प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उनके लिए भी बहुत सारी नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। समय समय पर उनका जांच करना चाहिए और जो भी स्टेप हो सकते हैं ज़रूरी, जिससे कि वायु प्रदूषण को रोका जाना चाहिए, तो वो चीज़ें करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोगों को जागरूक करना चाहिए। पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा जो पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसके कारण वातावरण में ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है, तो लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप लोग भी इसमें भागीदारी लें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं, जिससे कि हमारा ये वायु प्रदूषण कम हो सके। एक कोई भी व्यक्ति अगर एक प्रयास करता है, तो एक स्टेप लेता है, तो उससे चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है। और उसके आगे देखिए, सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जिससे कि डीजल की जो गाड़ियां हैं उनके इंजन में किस तरीके से प्रभावित किया जा सकता है उन नियमों के द्वारा, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण को कम रोका जा सके। अगर हम बात करें यूरोपीय देशों की, तो यूरोपीय देश इस मामले में बहुत पहले ही जागरूक हो चुके थे और उन्होंने बहुत पहले ही यूरो मापदंड जो है वो ला दिया था, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि भारत ने भी बहुत टाइम बाद भारत ने उन नियमों से प्रभावित होकर अपने लिए कुछ नियम बनाए, जिन्हें हम बीएस बोलते हैं। अभी आप देख रहे होंगे, बहुत जगह सुन रहे होंगे, स्पेशली मैं लड़कियों को तो नहीं बोलती, लेकिन लड़के बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे। अभी में इंडिया में 2020 में अप्रैल से BS 6 आने वाला था, ठीक है। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए लिखिए, डीजल की गाड़ियों में अति सूक्ष्म मात्रिक सल्फर युक्त डीजल पाए जाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं ULSD। तो गाड़ियों में अगर आप नॉर्मल डीजल की जगह, ठीक है, सूक्ष्म मात्रिक सल्फर युक्त डीजल का प्रयोग करेंगे या फिर जो हरित डीजल होता है, ठीक है, उसका प्रयोग करेंगे, तो इससे भी प्रदूषण कम मात्रा में होगा। इसमें क्या होता है, सल्फर की मात्रा इन दोनों में बहुत कम होती है। सल्फर की मात्रा 0.005% होती है और इसमें 0.001% होती है, ठीक है। और ये जो हरित डीजल होता है, यूरो 4 मानक का डीजल है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई कि डीजल में अगर हम जो हमारी गाड़ियां होती हैं, अगर उनमें हम नॉर्मल डीजल प्रयोग करते हैं तो सल्फर की मात्रा अत्यधिक मात्रा में निकलती है। सल्फर को हम देख चुके हैं कि किस तरीके से हमारे शरीर को प्रभावित करता है, ठीक है। तो अगर हम उसकी जगह सूक्ष्म मात्रिक सल्फर युक्त डीजल ULSD का प्रयोग करें या फिर हरित डीजल का प्रयोग करें, तो इनमें सल्फर की मात्रा आप देख ही रहे हैं कितनी कम होती है, 0.005% होती है और हरित डीजल में 0.001% होती है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और हरित डीजल जो है वो यूरो 4 मानक का डीजल है। इससे क्या होता है, हम अपने आप वायु प्रदूषण को कम करते हैं। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं वायु प्रदूषण के प्रयोग के लिए, कम करने के लिए हमें किस तरीके से स्टेप उठाने चाहिए, हम उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये चीज़ आप देखिए, तीसरा हो गया हमारा, ठीक है। 2 हमने पहले ही देख चुके हैं, परेशान मत होइए। आगे हम यूरो मानक को और BS को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज देखिए, COP, इसको बोलते हैं कंफर्मिटी ऑफ
प्रोडक्शन सीमा, ये फुल फॉर्म पूछा गया था तो इसे आप याद रखिए, कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्शन सीमा। ठीक है, इसमें भी वही होता है, डीजल को एक मानक के अंतर्गत रखा जाता है जिससे कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। एक और चीज़ होती है, इंजन्स या फिर डीजल के ईंधन संबंधी ही इंडिया में मालेश्कर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आप पहले से पढ़ के रखिए। तो जो हम BS6 पढ़ेंगे, BS मतलब भारत स्टेजेस को पढ़ेंगे, BS6 को पढ़ेंगे या फिर BS के जो भी हमारे स्टेजेस हैं, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मालेश्कर समिति, ये ईंधन संबंधी, ईंधन के प्रयोग के संबंधित एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने 13 शहरों की पहचान की थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठीक है 13 शहरों की पहचान की थी और यहाँ पर 1 अप्रैल 2003 तक, ठीक है, जो भी व्यावसायिक वाहन थे उन पे कुछ मापदंड लगा दिए गए थे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मालेश्कर समिति का गठन किसके लिए किया गया था, तो जो हमारे वाहन हैं उनके ईंधन से संबंधित थी ये समिति। ठीक है, इतनी चीज़ आप जान लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं। एक चीज़ और होती है, उसको भी देख लीजिए, आप यहीं पे देख लीजिए, फिर आगे हम और देखते हैं। से बोलते हैं हम क्या, एमिशन नॉर्म्स। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि वाहनों से हमारा ईंधन निकलता है। ठीक है, तो गाड़ियों से जो फ्यूल निकलता है, तो गाड़ियों के फ्यूल से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ठीक है, कुछ मापदंड जो होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। मापदंड निर्धारित किए जाते हैं, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एमिशन नॉर्म्स। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि एमिशन नॉर्म्स किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा, गाड़ियों के फ्यूल से निकलने वाले ईंधन से या उससे निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जो भी हम स्टेप्स लेते हैं, जो भी मापदंड उठाते हैं, जो भी नियम बनाते हैं, उन सबको किस में रखा जाता है, एमिशन नॉर्म्स में रखा जाता है। ठीक है, आगे लिखिए। इसमें क्या होता है, इंजन में ऐसा ही लिख लीजिए आप, इंजन में एक इक्विपमेंट लगा दिया जाता है जिससे कि वह जो छोटे छोटे कण निकलते हैं ईंधन के दहन से, उनको रोकने का कार्य करता है। ठीक है, अब यह लाता कौन है, तो इसे जारी करने का काम किसका होता है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो भी हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है वो इसे फॉलो करवाने का काम करता है। चीज़ें समझ में आ गई आपको, कुछ भी नहीं है। जो एमिशन नॉर्म्स होते हैं, जो भी हमारे गाड़ियों से फ्यूल निकलते हैं और उसके थ्रू जो प्रदूषण निकलता है उसको नियंत्रित करने के लिए जो भी स्टेप्स या जो भी मापदंड उठाए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, एमिशन नॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी करवाए जाते हैं और जो सेंट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड होता है वो इन्हें फॉलो करवाने का काम उसका होता है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे किसकी, BS मानक की। ठीक है, इन्हें बोलते हैं भारत स्टेज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, BS फर्स्ट कब आया था इंडिया में, सन 2000 में आया था। ठीक है,
जबकि यूरोपीय देशों ने अपने यूरो मापदंड बहुत पहले से ही जारी कर दिए थे। हाँ, एक चीज़ और सुनिए, यूरो मापदंड होते क्या हैं? तो यूरोपीय देशों ने अपने यहाँ के वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कुछ मापदंड जारी किए थे, उन्हें हम यूरो मापदंड बोलते हैं। सेम ऐसे ही हैं, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं इंडिया का, तो BS फर्स्ट 2000 में लागू किया गया था, संपूर्ण भारत में लागू किया गया, ठीक है। फिर आता है हमारा BS सेकंड। सेम हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कब कौन सा मानक लाया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। ये 3 स्टेज में आया, 1, 3 और 5, ठीक है। देखिए है तो ये है BS द्वितीय, लेकिन सब इसमें कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं, 1, 3 और 5। सबसे पहले ये NCR, मुंबई और कोलकाता में लागू किया गया, ठीक है। कोलकाता, चेन्नई। फिर उसके बाद जो मालेस्कर समिति ने 13 शहर किए थे, तो उन 13 शहरों में, ठीक है। और फिर उसके बाद संपूर्ण भारत में। अब फिर आता है BS थर्ड। 2 स्टेज में इसे लागू करवाया गया, 2005 फिर 2010, 5 और 10, ठीक है। तीसरे में 5 और 10 आता है, NCR और जो भी 13 शहर थे उन पे, और 2010 में यह संपूर्ण भारत में लागू हो गया। फिर आता है हमारा BS 4, ठीक है। BS 4 2010 और अप्रैल 2017। ये NCR और 13 शहरों में, जो इंडिया के 13 बड़े शहर हैं जहां पर वायु प्रदूषण ज़्यादा है ईंधनों की वजह से, ईंधन की जलन की वजह से, ठीक है, या जहां पर ज़्यादा मोटर गाड़ियां हैं, ज़्यादा जहां पर ज़्यादा कारें हैं, जहां पे ज़्यादा बाइक्स हैं, उन 13 शहरों की बात हो रही है। उसके बाद अप्रैल 2017 में संपूर्ण भारत में। ये चीज़ याद रखिएगा कि BS फिफ्थ जो है वो इंडिया में लागू नहीं हुआ। उसके बाद आता है सीधा BS 6। BS 6 का पहला चरण जो है अप्रैल 2018 में आया। दिल्ली और NCR जो भी हैं, आप देख रहे हैं वहाँ पे वायु प्रदूषण कितना ज़्यादा हो गया था। 2015 में वहाँ पे एक केजरीवाल के द्वारा एक फॉर्मूला अपनाया गया था इवन और ऑड का, वो चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं वहाँ की हमेशा न्यूज़ पे रहता है कि कितना ज़्यादा स्मॉग हो रहा है, कितना ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। तो दिल्ली की हवा इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है। तो BS 6 सबसे पहले कहाँ पे लाया गया था? दिल्ली और NCR में। फिर इधर लिख लीजिए, फिर मैं मिटाती हूँ। जनवरी 2019 से जो बाकी के 13 बड़े शहर थे उनमें भी ये लागू कर दिया गया, ठीक है। और अभी अप्रैल 2020 से यह संपूर्ण भारत में लागू हो जाएगा, हो गया संपूर्ण भारत में। अब जो भी आपकी नई गाड़ियां आएंगी वो सब BS 6 के अंडर आएंगी, ठीक है। चलिए इधर लिख लीजिए, इसको मिटा देती हूँ मैं। अब देखिए BS 6 में होता क्या है, इसमें कुछ ऐसे तत्वों का यूज किया जाता है, इंजन के अंदर ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स का प्रयोग किया जाता है जैसे कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके, ठीक है। वो इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? सल्फर या फिर जो भी ईंधन के दहन से जो भी हानिकारक छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको कम करने का कार्य करता है। इससे वायु प्रदूषण में जो भी ईंधन की वजह से जो भी वायु प्रदूषण हो रहा है उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। ये स्टेजेस क्यों लाई जा रही है वो चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं हम हमारा अगला रीजन वायु प्रदूषण को कम करने का, ठीक है। प्राण घातक जो भी प्रदूषण करने वाली सामग्रियां हैं, प्राण घातक प्रदूषण करने वाली सामग्रियों तत्वों, ठीक है।
ऐसी कोई भी सामग्री जो कि हमारे ओजोन की परत को क्षय कर रही है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनके उपयोग या उत्पादन पे, अगर हमें ऐसी कोई भी सामग्री जो कि हमारे वायु प्रदूषण के लिए घातक हो रही है, जो कि हमारे ओजोन परत को क्षरण कर रही है, अगर हम उनके उपयोग में, उनकी उत्पादकता में थोड़ी सी कमी कर दें या पूरी तरीके से बंद कर दें, तो उससे क्या हो सकता है, अपने आप हमारा वायु जो है शुद्ध होने लगेगा और वायु प्रदूषण कम होने लगेगा। ठीक है, उपयोग एवं उत्पादन में कमी। ठीक है, अगला लिखिए, देखिए ईंधन के बाद जो हमारा दूसरा फैक्टर आता है, क्या कहिए बहुत बड़ा फैक्टर आता है, वो है जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं होता है। ठीक है, तो फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, सबसे पहले तो उसमें से जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो फैक्ट्रियों में जो चिमनियाँ लगी होती हैं जिनसे कि धुआं बाहर होता है, उनमें क्या किया जा सकता है, फैक्ट्रियों में बैक फिल्टर का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, फैक्ट्रियों में या फैक्ट्रियों में नहीं, फैक्ट्रियों की चिमनियों में अब ये बैक फिल्टर क्या होते हैं, तो 50 माइक्रोमीटर तक के जो कण होते हैं, कण को पृथक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सारे नॉर्म्स तो हैं, ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है इन चीज़ों को फॉलो कैसे करवाया जाए। अगर सारे लोग जागरूक हो जाएं, सबको पता हो कि ये हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है या फिर हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कितना नुकसानदायक है, तो अगर हम खुद ऐसे मेजर्स लेते हैं तो हम खुद ही अपने वातावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, अगर 50 माइक्रोमीटर से बड़े होते हैं तो उन्हें कैसे रोका जाए। ठीक है, तो इन्हें साइक्लोन सेपरेटर तथा वेट स्क्रबर। अब देखिए वेट स्क्रबर क्या होता है, इसमें जो हमारा धुआं होता है उसे पानी के अंदर से गुजारा जाता है, जिससे क्या होता है, वो वहाँ पे कुछ गीले कण बनाए जाते हैं, जिससे वो धुआं के जो कण होते हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई कि हम जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है उस पर कैसे काबू पा सकते हैं। इतने सारे स्टेप जो है वो लेके हम पर्यावरण प्रदूषण को बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमारी जागरूकता है, किस तरीके से हम उन नियम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कितनी जो है जनता जागरूक है, फैक्ट्रियों को चलाने वाले कितने जागरूक हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने लाई हैं तो वो देख लेते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ठीक है, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, तथा कंट्रोल बिल कब लाया, 1981 में लाया गया। ठीक है, अब इसको लागू करवाने का अधिकार किसका था, तो जो हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कंट्रोलिंग से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो यही करता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, 1988 में एक संशोधन किया गया। ठीक है, और इसमें ध्वनि प्रदूषण को भी ऐड कर दिया गया।
इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई कि एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट तथा कंट्रोल बिल कब लाया गया, 1981 में लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें 1988 में संशोधन किया गया और इसमें ध्वनि प्रदूषण को भी ऐड किया गया। इसका नियंत्रण कौन करता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम अगला देखते हैं, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है, NQI, नेशनल क्वालिटी इंडेक्स। अब देखिए, जितना भी होता है ना, ये सब या तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा होता है, या तो जो हमारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय होता है उसके द्वारा ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। जो भी इसमें नियम बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, किस तरीके से उनको फॉलो करना है, क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और ये किसके अंतर काम करता है, जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय होता है हमारा भारत सरकार का, उसके अंदर ही ये काम करता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने यहां पे लिख लीजिए, ठीक है, 17 अक्टूबर 2014 को नया NQI, ठीक है, ये NAQI भी इसे बोलते हैं, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, जारी किया। अब ये क्या करता है, तो यह इंडेक्स जो भी शहरी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, शहरी क्षेत्रों के वायु प्रदूषण को बताने के लिए एक संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिए एक संख्या, एक अंक, ठीक है, एक संख्या, एक अंक, एक रंग, एक संख्या, एक रंग तथा एक विवरण। किस तरीके से हम आगे एक इंडेक्स देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से रंग डिनोट करते हैं प्रदूषण को, एवं एक विवरण के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अब इस इंडेक्स को बनाता कौन है, तो इस इंडेक्स को विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, ठीक है, और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। और तीसरा कौन होता है, मौलाना आज़ाद, एमएनआईटीज जो होती हैं, ठीक है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। इस पूरे इंडेक्स को जो बनाने का कार्य होता है, ठीक है, वो इतने लोग मिलके करते हैं, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज तथा IIT कानपुर के संयुक्त प्रयास से यह इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है, ठीक है। इसने 2015 में NAQI ने 2015 में अपना पोर्टल भी लॉन्च किया था, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो 2015 में इसने अपना क्या किया, पोर्टल लॉन्च किया।
इसमें कितने तत्वों को रखा गया है? तो 8 प्रदूषकों को रखा गया है। ठीक है, अब 8 प्रदूषक कौन कौन से हैं वो भी लिख लीजिए। पर्टिकुलर्स, मैटर्स 10 बोलते हैं, फिर एक एस, RSPM, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पर्टिकुलर मैटर्स दूसरा हो गया। फिर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर ओजोन, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, जितने भी हमने अभी तक पढ़ के रखे हैं ना, जितने भी, वो सारे ही आ रहे हैं इसमें। NO2, ओजोन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 अमोनिया, ठीक है, NH3 और लेड, इतनी सारी चीज़ें जो आती हैं। ठीक है, तो NA ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसने कितने प्रकार के प्रदूषकों को आइडेंटिफाई किया है? तो ये 8 प्रकार के प्रदूषकों को उसने क्या किया है? आइडेंटिफाई किया है। कौन कौन से हैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार नज़र में रखिएगा। हालांकि अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, पर फिर भी इतनी चीज़ें हो गई। चलिए आगे देखते हैं। ये एक इंडेक्स बनाता है, ठीक है, उस इंडेक्स को हम देख लेते हैं कैसे। कलर पूछे जाते हैं नॉर्मली आपसे, तो आप लोग कलर याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने 0 से लेके 500 तक एक वो लिया था, अंक लिया था, तो इसमें ऐसे लिख लीजिए AQI सीमा, ठीक है, फिर वर्ग, फिर कलर। तो AQI सीमा जो थी सबसे पहले लिखिए अच्छा, वर्ग क्या था? सीधी सी बात है 0 से 50 तक। कलर इसका क्या था? हरा। जनरली जो यहाँ पे स्वास्थ्य कारक थे वो ठीक थे, मतलब लोगों को ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं। दूसरा देखिए संतोषजनक, कितना आता है? 51 से 100, हल्का हरा। ठीक है, ऐसे लोग जो कि संवेदनशील होते हैं उन बीमारियों से, उनको स्वास्थ्य संबंधी रोग हो सकते हैं या उनको थोड़ा बहुत ये चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, अगला सामान्य प्रदूषित 101 से 200, गुलाबी होता है। यहाँ पर वो सारे लोग जिनको कि श्वास रोग है या फिर हृदय संबंधी रोग है, उनके लिए ज़्यादा कठिनाई होती है सांस लेने के लिए भी, और उनको हृदय संबंधी रोग होने की भी आशंका ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सामान्य प्रदूषण के बाद आता है खराब, 201 से 300 तक, इसे दर्शाते हैं पीला से। ठीक है, खराब में क्या होता है? कुछ लोग जिनको संक्रमण नहीं होता वो लोग भी संक्रमण के दायरे में आ सकते हैं। अति खराब 301 से 400, इसे लाल रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, फिर आता है एक गंभीर, जहाँ की हवा अब सांस लेने लायक बची ही नहीं है, मगर अगर आप उस हवा में रहते हैं तो आपको बहुत ही जल्द स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होने लग जाती हैं। ठीक है, गंभीर 401 से 500 तक, गहरा लाल, इतनी चीजें हो गई। ठीक है, अब इसे जारी कौन करता है? तो जो हमारा केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल संस्था होती है वो, और प्लस राज्य, दोनों लोग मिलकर इस पर कार्य करते हैं और फिर यह सूचकांक जो है वो जारी करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिए, इसे मैं रफ कर रही हूँ। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसे लिख लीजिए। वायु गुणवत्ता की जांच करने के लिए देखिए, सबसे पहले वायु गुणवत्ता की जो जांच है वो 2010 में जो दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उस दौरान हुई थी, ठीक है। इसके बाद इसकी बात की जा रही है। तो वायु गुणवत्ता की जांच के लिए जो पहला ऐप था वो कौन सा था? सफर। इसका फुल फॉर्म भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो वो भी आप लोग लिख लीजिए। सिस्टम ऑफ क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ठीक है। कब जारी किया गया था? तो 17 फरवरी 2015 को। लेकिन सबसे पहले वायु के क्वालिटी की जांच कब की गई थी? तो जब 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल हो रहे थे उस टाइम पर सबसे पहले जांच की गई थी, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली और हमने देखा कि जो भी हमारे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो भी हम स्टेप ले सकते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं, और जो भी नियम बनाए गए हैं हमने उन सारी चीज़ों को देख लिया। तो इस तरीके से हमारा वायु प्रदूषण खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम दूसरा प्रदूषण देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम जल प्रदूषण देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।